Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss about all the finance related current affairs that came in December 2024 month. So let's start the discussion. ये एक MCQ based revision तरीके से हम करने वाले हैं. कुछ मैं MCQs करवाऊंगा and we will be learning about the entire current affair as well. ठीक है? So let's start our discussion. So what proposal was deferred during the 55th GST Council meeting? So recently 55th GST Council meeting हुई थी. So what was the proposal which was deferred? Was it related to GST rate increase used on old cars, या फिर inclusion of aviation turbine fuel in GST, or reduction of compensation cess, exemption for payment aggregator and GST on ready to eat popcorn? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. राइट, क्या प्रपोजल रखा गया था जिसको डेफर कर दिया गया 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर? सो इट वाज इंक्लूजन इन एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल अंडर जीएसटी. सो एटीएफ को जीएसटी में लेने की बात चल रही थी, पर इस डिसीजन को क्या कर दिया गया है? डेफर कर दिया गया है अगेन इन द जीएसटी काउंसिल मीटिंग. उसके बाद कुछ और हाइलाइट्स की बात करते हैं. विच टाइप ऑफ चार्जेस इम्पोज्ड बाय बैंक्स एंड एनबीएफसी? तो बैंक्स और एनबीएफसी को चार्जेस लगाते दैट हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम जीएसटी. कौन से वो चार्जेस हैं? क्या वो प्रोसेसिंग फीस के बारे में है, या फिर पीनल इंटरेस्ट फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ विथ लोन टर्म, या फिर इंटरेस्ट ऑन लेट ईएमआई पेमेंट्स, और चार्जेस ऑन अकाउंट मेंटेनेंस, या फिर बैंक चार्जेस? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2, penal charges for non-compliance with the loan terms. So if you have made any kind of non-compliance with the loan term, तो जो बैंक और एनबीएफसी उस पर चार्ज लगाएगा that is exempted from GST. What GST rate applies to caramelized popcorn? तो caramelized popcorn के अंदर शुगर होता है, राइट, और जनरली शुगर आइटम्स पे क्या होता है? 18% का रेट होता है, इसलिए कैरामलाइज पॉपकॉर्न पे भी 18% का जीएसटी लगाया जाएगा, राइट. सो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं. इट वाज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन इन जैसलमेर, राजस्थान. कब हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को हुई थी. एंड इट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल चेंजेस अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. क्या क्या आइटम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे? सो यूज्ड कार्स इंक्लूडिंग यूज्ड ईवीज, क्योंकि उनके ऊपर यूज्ड कार्स के ऊपर 12 से 18% पे लेके आया गया था. कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न को भी यहाँ पे 18% के ब्रैकेट में रखा था, राइट. अगर रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है मिक्सड विद सॉल्ट एंड स्पाइस तो 5% है, राइट, पर प्री पैकेज नहीं होने चाहिए, और अगर प्री पैकेज हैं और लेबल्ड हैं तो वो 12% पे हो जाएंगे. कैरामलाइज्ड हैं तो वो 18% पे हो जाएंगे. कुछ आइटम्स चीपर भी हो गए थे, जैसे जीन थेरेपी को फुली एग्जेम्प्ट कर दिया गया था. 45 राइस कर्नल्स को 18 से 5% में लेके आ गए थे. डबल एसी ब्लॉक्स विथ 50% फ्लाई ऐश को 12% में, ब्लैक पेपर एंड रेजेंस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अगर फार्मर उसको डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि जो बैंक और एनबीएफसी पीनल चार्जेस लगाते हैं उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट अब नहीं होगा. पेमेंट एग्रीगेटर्स की भी बात करी थी. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैंडलिंग ट्रांजैक्शंस बिलो 2000 आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. हाउएवर दिस एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई टू द पेमेंट गेटवे और फिनटेक कंपनी, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करता है जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर अप्लाई करता है. कंपनसेशन सेस रेट ऑन सप्लायर्स टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 0.1%, अलाइनिंग इट विद जीएसटी रेट ऑन सच सप्लाईज. और डेफर किया गया था एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी में लाने का जो डिसीजन है उसको डेफर कर दिया गया था, तो अभी भी एटीएफ जीएसटी के अंदर नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ईपीएफओ विच इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. सो क्या नई फैसिलिटी, व्हाट्स द न्यू फैसिलिटी दैट ईपीएफओ हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर प्रोविडेंट फंड फॉर मेंबर्स? इज इट रिलेटेड टू लोन डिसबर्समेंट और एटीएम विड्रॉल्स, या फिर ऑनलाइन इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट वाया मोबाइल एप्स, या फिर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन पीएफ विड्रॉल? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए एटीएम विड्रॉल फॉर पीएफ सेविंग. तो आपके जो पीएफ के अंदर सेविंग है यू कैन विड्रॉ इट वाया एटीएम एज वेल. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीएफ बैलेंस सैलरीड एम्प्लॉइज कैन
विड्रॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या है जो आप निकाल सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, कितना परसेंटेज आप निकाल सकते हैं. करेक्ट आंसर हियर विल बी 50%. 50% का बैलेंस आप निकाल सकते हो इमरजेंसीज के केस में. So you all know that EPFO has introduced ATM withdrawal facility for PF saving December month के अंदर ही, right? So it allows its member to access the fund and claim insurance directly through the ATMs. अब ATM के थ्रू भी PF का पैसा निकाला जा सकता है. तो सैलरीड एम्प्लॉयड जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 50% ऑफ देयर PF बैलेंस इन इमरजेंसीज. रिटायरीज हु कैन विड्रॉ 90% a year before a year of retirement, and beneficiaries who can claim insurance amount up to 7 lakh rupee. So to use this service you need to activate your UAN number. वो लिंक होना चाहिए आपका आधार से एंड बैंक अकाउंट के अंदर भी लिंक होना चाहिए. एंड अपडेट द पैन कार्ड डिटेल फॉर टैक्स कंप्लायंस. राइट, ये अगेन डिजिटल इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है, जो मतलब डिजी लॉकर हो गया, उमंग ऐप हो गया, ये सब आपस में लिंक हो जाएंगे तभी ये काम इजीली हो पाएंगे. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ push for digital financial inclusion only. Or ATM withdrawal option aims to provide immediate access to fund, improving financial management for millions of member. काफी लोगों को इससे डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचेगा. ये और कुछ नहीं, एक एक्सटेंशन है आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही. व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट? कितनी मैक्सिमम टाइम लिमिट सेट कर रखी है सेबी ने फॉर फंड मैनेजर्स टू अलोकेट द फंड्स रेज थ्रू न्यू फंड ऑफर? तो अभी कोई नया फंड ऑफर आया, न्यू फंड ऑफर आया, राइट? जैसे आईपीओ होता है स्टॉक मार्केट में, वैसे म्यूचुअल फंड्स में एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफर. तो कोई नया फंड ऑफर आया, फंड मैनेजर्स ने फंड्स रेज किए. नाउ से फॉर एग्जांपल 500 करोड़ आ गए. नाउ व्हाट शुड बी द टाइम लिमिट? कितने टाइम लिमिट में ये सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा, राइट? एक फंड का पोर्टफोलियो बना होगा तो कितने टाइम लिमिट में द फंड मैनेजर विल डिप्लॉय दिस फंड, अलोकेट दिस फंड, राइट? सो वो टाइम लिमिट यहाँ पे सेबी ने बताया था कि वो टाइम लिमिट कितना होने वाला है, 30 डेज का होने वाला है. 30 दिन के अंदर अंदर द एनएफओ फंड मैनेजर हैज टू allocate that resources. So SEBI mandates timeline for NFO fund deployment, requiring fund managers to allocate the funds within 30 days in the scheme's asset allocation. Mandated stress testing disclosure for all the mutual fund scheme aim to enhance transparency for the investor. इससे ट्रांसपेरेंसी भी और ज़्यादा एनहांस हो जाती है. और स्ट्रेस टेस्टिंग के रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे सेबी ने रिसेंटली में स्टेप्स लिए ही हैं, राइट? Which platform launched by CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom, Central Board of Indirect Taxes and Custom, right? तो आपका GST, कस्टम ड्यूटी, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको कौन डील करता है? CBIC डील करता है. वैसे ही इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन देन वो CBDT डील करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट? सो विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय CBIC अलाउइंग द टैक्स पेयर टू शेयर सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द टैक्स प्रोसेस. टैक्स प्रोसेस का इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जहां पे टैक्स पेयर्स आके अपने सजेशंस दे सकते हैं. सो क्या उसका नाम था? वाज इट सिटीजन्स कॉर्नर और CBIC आर्काइव्स, टैक्स पेयर सर्विस पोर्टल, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या फिर GST सिंप्लीफिकेशन हब? करेक्ट आंसर इसका है यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लेटफॉर्म. सो EODB प्लेटफॉर्म enables the taxpayer to collaborate and share suggestion for improving the tax process. CBIC के चेयरमैन कौन है? मिस्टर संजय कुमार अग्रवाल है. उन्होंने लॉन्च किया था ये वाला अभी सर्विस रिसेंटली, राइट? सो 4 की इनिशिएटिव्स लिए गए थे रिसेंटली. एक तो रिवाइज चार्टर फॉर अपडेट्स द टाइमलाइन एंड सर्विस स्टैंडर्ड, एक ये लिया था. उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जहां पे टैक्स पेयर आके अपने सजेशंस दे सकते हैं. सिटीजन कॉर्नर लॉन्च हुआ था एज एन ऑनलाइन हब फॉर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सिंप्लीफाइड सेल्फ कंप्लाइंस एंड एनकरेजिंग वॉलंटरीली एडहेरेंस. तो ये थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लॉन्च हुआ था टैक्सेशन रिलेटेड. एंड CBIC आर्काइव प्रोवाइड्स अ डिजिटल रिपोजिटरी. CBIC आर्काइव क्या होता है? इट्स अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियाज टैक्स हिस्ट्री की, इंडिया की टैक्स हिस्ट्री क्या रही है, राइट? उसके
कौन कौन से टूल्स हैं, उसके अंदर वीडियोस हैं, काफ़ी सारे वेबिनार्स हैं, राइट। तो एक पूरी डिजिटल रिपोजिटरी है। ये टैक्स सिस्टम को एफिशिएंट बनाना और कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए किया गया था। DPIIT जैसा आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। बहुत सारे स्टेप्स अभी इनने लिए थे। तो एक MOU इनका HDFC बैंक से भी साइन हुआ था टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड फॉस्टर इनोवेशन, राइट। तो यहाँ पे कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, जैसे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्रेडिट एक्सेस, कैश फ्लो मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द HDFC बैंक्स वास्ट नेटवर्क। वैसे ही DPIIT ने एक MOU बोट कंपनी के साथ भी साइन अप किया था, राइट। क्या पर्पस था उसका? सो द कोलैबोरेशन इंक्लूडेड द मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, सपोर्ट फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज फॉर इंटरनेशनल एक्सपेंशन वेयर फीजेबल। आप सभी जानते हैं बोट एक D2C स्टार्टअप है, राइट। सो ये यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लिया गया था DPIIT ने, काफ़ी सारे टाइप्स यहाँ पे देखे गए हैं रिसेंटली। ओके, सो दिस एम्स टू एनहांस द इनोवेशन, foster product development and establish globally competitive brands under the Make in India initiative. What is the primary objective of the credit guarantee scheme for ENWR based pledge financing? So CGS NPF, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था क्रेडिट गारंटी स्कीम का, जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी? वॉज इट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट सब्सिडी या फिर प्रोवाइड पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस टू फार्मर्स अगेंस्ट electronic negotiable warehouse receipts, or it was to promote the international trade agreement? Was it to increase the tax exemption for trader या फिर introduce new agriculture marketing board? सही आंसर इसका यहाँ पे है ऑप्शन 2, provide post harvest finance to farmers against the electronic negotiable warehouse receipts। ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, So Union Food and Customer Affair Minister launches credit guarantee scheme for ENWR based pledge financing, जिसको हम क्या बोलते हैं? CGS NPF बोलते हैं। So 1000 करोड़ का कॉर्पस यहाँ पे एलोकेट कर दिया गया था टू प्रोवाइड पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंस टू फार्मर। हार्वेस्ट करने के बाद के जो एक्टिविटीज होती है उनके लिए उनको क्रेडिट मिल पाए, इसलिए यहाँ पे 1000 करोड़ का कॉर्पस लगाया गया है। This scheme aims to minimize the distressing selling by farmers and encourage the warehouse registration, right? यहाँ पे स्ट्रेस लेके जो सेलिंग करते हैं फार्मर उसको कम किया जाए और encourage किया जाए वेयर हाउसेज के रजिस्ट्रेशन, राइट। सो लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अप टू 75 लाख विल हैव 80 to 85% कवरेज, वाइल जो हम MSME FPOs और ट्रेडर को दे रहे हैं वो 200 लाख तक का उसका कवरेज रहेगा 75% का। Next is what was the percentage decline in India's merchandise export in November 2024? So दिसंबर के अंदर एक चीज़ देखी गई थी कि एक डिक्लाइन हुआ है यहाँ पे इंडिया के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर इन नवंबर 2024, जो पब्लिश हुआ था दिसंबर में। कितना परसेंटेज डिक्लाइन हुआ था? सो द करेक्ट आंसर हियर इज 4.83%। ओके, अभी ये जो डिक्लाइन हुआ था, राइट, जो गैप बढ़ता जा रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, विच इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू रिकॉर्ड हाई इंपोर्ट बिल ऑफ 70 बिलियन। इंपोर्ट्स ऑल टाइम हाई चले गए थे, राइट, काफी हाई चले गए थे। 70 बिलियन के नवंबर 2024 के अंदर चले गए थे। तो किसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था? सही आंसर इसका है गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड की बहुत ही जबरदस्त बाइंग देखने को मिली थी, 14.9 बिलियन डॉलर्स की, राइट, नया पीक बनाया था। सो हमने देखा था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स 4.83% से गिर चुके हैं, टचिंग द 24 मंथ लो, राइट। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, जो रेड लाइन है दिस इज फॉर इंपोर्ट्स, जो ब्लू लाइन चल रही है दिस इज फॉर एक्सपोर्ट्स, और ये ट्रेड डेफिसिट है हमारा, राइट, ये बढ़ता जा रहा है। So the trade deficit has widened to all-time high of 37.84, right? A 77.5% increase as compared to November 23. तो November 23 के कंपैरिजन में यहाँ पे 77.5% का इंक्रीज देखा गया है।
गोल्ड इंपोर्ट ने यहाँ पे सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इंपोर्ट स्पाइक में। ये आप देख सकते हो, ये एकदम से जो स्पाइक आया है इधर, इसका मेजर रीजन क्या है, गोल्ड इंपोर्ट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट हैज कॉज्ड रिडक्शन इन द बोरोइंग कॉस्ट फॉर कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। कमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के राइट अभी रिसेंटली इसकी बोरोइंग कॉस्ट के अंदर एक रिडक्शन देखने को मिला है। तो क्या उसका रीजन है? वॉज इट ड्यू टू इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर वाइडनिंग गैप बिटवीन द क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ, या फिर नैरोइंग गैप बिटवीन द क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ, और इट कैन बी हायर इन्फ्लेशन रेट, या फिर डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका क्या आंसर होना चाहिए एवरीवन। ये रिडक्शन किस वजह से हुआ है? इसका सही आंसर होना चाहिए यहां पे नैरोइंग गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ। ओके, नैरोइंग गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ. So the narrowing gap between the credit and deposit growth in India banking sector has led to a reduction in the borrowing cost of commercial paper and certificate of deposit. इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला है. जो कमर्शियल पेपर है वो 7.43% के हो चुके हैं, पहले ये 7.89% के चलते थे. तो यू कैन सी अ रिडक्शन हियर, राइट. व्हाट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो? बेसिकली तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एक फाइनेंशियल मेट्रिक होता है. इट्स अ फाइनेंशियल मेट्रिक that measures how the bank's deposits are used for loans. तो जो बैंक डिपॉजिट ले रहा है वो लोन देने के लिए कितना यूज हो रहे हैं, राइट. और इसको निकाला कैसे जाता है? जो बैंक के टोटल लोन्स है यानी कि क्रेडिट, नाम में ही क्या है इसका, क्रेडिट डिपॉजिट, राइट. सो क्रेडिट क्या हो गया? जो बैंक लोन्स दिए गए हैं, राइट. और डिपॉजिट क्या हो गया? जितना आपने डिपॉजिट पब्लिक से लिया है. सो इट्स अ फाइनेंशियल मेट्रिक. तो चेक करता है कि कितना आपने डिपॉजिट लिया और कितना आपने क्रेडिट दिया है. इफ आई टॉक अबाउट कमर्शियल पेपर, जिन लोगों को नहीं पता है कि कमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, सो कमर्शियल पेपर्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड एंड अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कॉर्पोरेशंस टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स. से फॉर एग्जांपल मैं कॉर्पोरेट एंटिटी हूं, मुझे फंड्स की नीड है, मान लो मुझे सैलरीज पे करनी है और मुझे शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है, तो आई कैन यूज कमर्शियल पेपर्स टू रेज मनी एज ऑफ नाउ and pay my working capital things like salaries, like buying raw material or any kind of expenditure, right. ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि एक शॉर्ट टर्म नेचर का डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मनी मार्केट के अंदर आ गया. और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है. इफ आई टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट, तो उनके जो रेगुलेटर हैं दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अच्छा, कमर्शियल पेपर की मेच्योरिटी रेंजेस बिटवीन 7 days to 1 year. इफ आई टॉक अबाउट डिनोमिनेशन, तो ये 5 लाख और उसके मल्टीपल के अंदर इशू किया जाता है. ओके, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वर्ड भी यूज हुआ था, इसकी भी बोरिंग कॉस्ट में डिक्लाइन आया. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, राइट. इट इज अगेन अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये विच इज इशूड बाय द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस, राइट. CDs are like time deposits and serve as a borrowing tool for bank to meet the short term liquidity. तो अगर बैंक को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स मीट करनी है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का यूज कर सकते हैं. इन दोनों की ही कॉस्ट में रिडक्शन देखने को मिला था, कमर्शियल पेपर भी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी, राइट. और ऑब्वियस ही बात है, अगर बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये थोड़े अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स हो जाएंगे लोगों के लिए. तो इसकी इशुएंस वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज आया था, राइट. बैंक्स के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए थोड़े चीपर ऑप्शन बन गए थे, तो इसकी वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज आया था, राइट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स इज हाईलाइटेड इन द SBI इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट, राइट. तो SBI ने एक इको रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड GDP ग्रोथ, राइट. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को GDP ग्रोथ को आपस में कंपेयर किया गया था. तो क्या उसका रिजल्ट निकला था, राइट. क्या उसका रिजल्ट निकला था? तो इसका सही आंसर यहां पे है ऑप्शन 3 विच इज अ 1% इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन. अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर 1% का इंक्रीज आया है तो इट हैज लेड टू 0.6% राइज इन द GDP ग्रोथ रेट. तो इनका ये पॉजिटिव कोरिलेशन है.
अगर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो आपका जीडीपी भी उसके करीब करीब 60% के बराबर बढ़ रहा है, राइट। So this was the news that 1% rise in market cap leads to 0.6% rise in the GDP. Okay? और डीमैट अकाउंट के अंदर भी काफी सारा ग्रोथ यहाँ पे देखा गया है पिछले सालों में। जिन लोगों को नहीं पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट प्राइस पर शेयर है, इसको अगर मैं नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ओके So Government of India approved a 500 crore capital infusion। Government of India ने 500 crore का capital infusion अप्रूव कर दिया है into which organization to improve its financial health। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसमें 500 करोड़ का इन्फ्यूजन किया है, क्या नाबार्ड में किया है, IFCI, सिडबी, IRDAI या फिर NHB? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका सही आंसर होना चाहिए आपका IFCI लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 500 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन कर रहे हैं इन IFCI। ओके आपको बताना चाहूंगा IFCI क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। ये पहला इंडिया का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। एज पार्ट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग प्लान, ये रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो IFCI लिमिटेड इज मर्जिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन, IFCI को मर्ज किया जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट इज गवर्नमेंट टू इन्फ्यूज 500 करोड़ इन IFCI टू इंप्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ, जैसा कि हमने MCQs के अंदर देखा, राइट। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का स्टेक बढ़ जाएगा, राइट, और उसको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। सो what was introduced by RBI in 2016 to reduce the bank's daily reserve requirement? RBI ने 2016 में क्या निकाला था, जो भी रिसेंट न्यूज के अंदर भी काफी बर्निंग इशू था, टू रिड्यूस द बैंक्स डेली रिक्वायरमेंट। Correct answer here is option B, FIT framework, which is flexible inflation targeting. Okay, so ये 2016 में निकाली गई थी ताकि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को क्या किया जाए, एनहांस किया जाए, ऑप्टिमाइज किया जाए और लिक्विडिटी बढ़िया बनी रहे। What facility was introduced by RBI in 2020 to enhance the bank's flexibility in managing CRR? Okay, पहले तो FIT फ्रेमवर्क की बात करी थी, इससे जो डेली रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए निकाला गया था, और फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द CRR के लिए क्या निकाला गया था? सो इट वाज योर ऑटोमेटिक स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं ASISO फैसिलिटी। ओके अच्छा, ड्यूरिंग द फिट फ्रेमवर्क पीरियड बैंक ऑप्टिमाइज रिजर्व टू व्हाट परसेंटेज रेंज ऑफ द रिक्वायरमेंट? क्या रेंज बनी गई थी फिट फ्रेमवर्क के अंदर? Was it 70 to 90% or 85 to 120% or 95 to 115% या फिर 90 to 110, or it was 80 to 100%? So the correct answer here will be 95 to 115%. So bank optimized reserves to maintain between 95 to 115% of the requirement, reflecting the improved reserve management strategy, right? So the bank average daily reserve fall after the FIT framework. एंड RBI रिपोर्ट विच वॉज देयर इन December मंथ, उसके अंदर बताया गया था कि फिट फ्रेमवर्क के बाद से बैंक के एवरेज डेली रिजर्व जो है वो गिर गए हैं। ओके सो हमने फिट फ्रेमवर्क के बारे में ASISO फैसिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, राइट। एंड इट इनकरेजेस द बैंक टू मैनेज द CRR, राइट। और ये थोड़ी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है, राइट, ट्रिगरिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अपने आप ट्रिगर हो जाता है ASISO फैसिलिटी से, राइट। रेंज हमने देख ली 95 to 115%, अर्लियर क्या थी 85 to 120% थी, अभी क्या हो गई है 95 to 115% हो चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता है CRR क्या होता है, CRR इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक्स
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होती है बैंक की, NDTL, उसका एक परसेंटेज होता है जो CRR के अंदर मेंटेन करना पड़ता है, राइट। ये डिपॉजिट रहता है आपका RBI के साथ में। सो इन ऑर्डर टू एनहांस द लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द बैंक, CRR एक बहुत ही क्रूशियल इंडिकेटर होता है, एक बहुत ही क्रूशियल रिजर्व होता है, और बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है CRR बैलेंस मेंटेन करने के लिए। मान लो HDFC बैंक ने एक CRR रख रखा होगा RBI में, उस पर उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ASI-SO फैसिलिटी, ऑटोमेटिक स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो इट्स अ मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस बाय द RBI टू हेल्प बैंक एफिशिएंटली मैनेज द CRR। CRR को मैनेज करना थोड़ा चैलेंज हो जाता है, उसके लिए ASI-SO फैसिलिटी निकाली गई थी। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते हैं एक्सेस फंड का बिटवीन बैंक CRR अकाउंट विद द RBI। शॉर्ट फॉर्म होता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इससे लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए काफ़ी सही रहता है और पेनल्टीज नहीं लगती है नॉन कंप्लायंस विद द CRR रेगुलेशन से। अच्छा, फिट फ्रेमवर्क क्या होता है? तो फिट फ्रेमवर्क इज अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द RBI टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक टारगेट रेंज सेट कर लेता है इन्फ्लेशन की, जैसे कि हमारी रेंज क्या है 4% ±2, तो क्या आ गई 2 से 6% की एक रेंज आ गई। तो अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गई कि हमको इस रेंज के बीच में ही रहना है, जिसका लोअर बैंड तो 2% रहेगा, हायर बैंड 6% रहेगा, ना हमको नीचे जाना है ना उससे ऊपर जाना है, राइट। तो CPI इसके अंदर प्राइमरी मेजर है ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। ये CPI फिगर्स होता है। फिर आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, MSF फैसिलिटी क्या होता है? सो बेसिकली इट अलाउज बैंक टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द RBI। अगर आपको इमिडिएटली इमरजेंसीज के अंदर पैसा चाहिए तो आप MSF फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, और शॉर्टेज के केस में आप क्या कर सकते हो, RBI से ओवरनाइट फंड ले सकते हो, दैट इज MSF। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास काफ़ी सारे सरप्लस फंड भी रहते हैं, तो वो RBI के पास रख सकते हैं, उसको हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी बोलते हैं। एम टू मॉपिंग अप एक्सेस लिक्विडिटी, अगर ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है तो वो RBI के पास यहाँ पे रख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द RBI 8 मेंबर कमेटी? अभी एक 8 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, वो किस वजह से बनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI इन द फाइनेंशियल सेक्टर। AI एक ब्लेसिंग है तो वो एक कर्स भी हो सकता है, राइट, क्योंकि वो उसका हमने खराब इम्प्लीकेशंस भी देखे हैं। सो एक एथिकल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है कि AI को कैसे यूज किया जाए इन द फाइनेंशियल सेक्टर। उसके लिए RBI ने 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? तो उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे, हमने ये भी देखा था, प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य थे, जो अपॉइंट हुए हैं उस AI एथिक्स कमेटी के चेयरमैन, राइट। तो 8 मेंबर कमेटी थी, ये फ्रेमवर्क एथिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए डिजाइन की गई थी, और चेयरमैन इसके कौन थे, मिस्टर पुष्पक भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिपोर्ट। तो कितनी ग्रोथ रेट यहाँ पे एंटिसिपेट की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कितनी ग्रोथ यहाँ पे एंटिसिपेट की थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिपोर्ट में जो दिसंबर के अंदर पब्लिश हुई थी। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 6.5% ये ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, राइट। इससे पहले 6.6 का था, अभी 6.5 का कर दिया था, राइट, जो कि ना रिजेंबल करता है RBI के फोरकास्ट से भी, ओके सॉरी। सो 6.5% किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, और 6.6% किसका है, RBI का है, राइट। फोरकास्ट जो बिल्कुल क्लोज ही है, राइट, इट अलाइंस विद द RBI रिवाइज्ड फोरकास्ट एज वेल। सो इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या थे? रूरल डिमांड के फैक्टर्स थे और अर्बन डिमांड के फैक्टर्स थे, प्लस ग्लोबल इन्फ्लुएंस। डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज इंक्लूडिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंडिया डोमेस्टिक डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, CSR एक्सपेंडिचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, बाय CPSEs यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कितना CSR का एक्सपेंडिचर हो गया था इन फाइनेंशियल ईयर 2024? करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी,
4,911 करोड़ का खर्चा कर दिया था यहाँ पे CPSE ने, राइट। 19% इंक्रीज दिखा गया था। सो CSR स्पेंडिंग के अंदर 19% इंक्रीज आया था इफ यू टॉक अबाउट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, राइट। CPSE की बात करें तो इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन थे? ONGC, IOCL, राइट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया REC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी CSR स्पेंडिंग क्या होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का पिछले 3 साल में इसका एवरेज नेट प्रॉफिट निकाल लो, इसका 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% आपको क्या करना पड़ता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्च करना पड़ता है, सोसाइटी के लिए खर्च करना पड़ता है, बेसिकली फॉर पब्लिक वेलफेयर। वो CSR एक्सपेंडिचर होता है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ RBI डेवलप प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेटेड ओवर 6 लाख लोन वर्थ 27,000 करोड़। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म था जो RBI ने बनाया था जिसने 6 लाख लोन्स क्रॉस कर दिए हैं और 27,000 करोड़ उसके जरिए गए हैं। तो वॉज इट UPI और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, या फिर भीम, या फिर इनोवेशन हब और नेशनल लेंडिंग फ्रेमवर्क? सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होना चाहिए ULI, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, राइट। तो RBI की एक रिपोर्ट आई थी कि ULI प्लेटफॉर्म से इतने लोन्स और इतने अमाउंट के लोन डिसबर्स हो चुके हैं, राइट। बेसिकली दिस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट्स द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, सो इट रिड्यूसेस द टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज, और ये काफ़ी हिट रहा था। और इसको किसने डेवलप किया था? RBI इनोवेशन हब ने डेवलप किया था, ओके। RBI इनोवेशन हब के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ओके। व्हाट वाज द इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025? तो जुलाई से सितंबर क्वार्टर का CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, ओके। इसका सही आंसर है $11.2 बिलियन, राइट, विच रिप्रेजेंट्स 1.2% ऑफ GDP। तो इंडिया के 1.2% GDP के बराबर ये हो चुका है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट eases in Q2, likely to double in Q3, राइट। तो ये कितना चल रहा है अभी? 11.2 बिलियन पे चल रहा है, जो आपका 1.2% ऑफ GDP के बराबर है। सो वी हैव सीन दिस इन अवर करंट अफेयर लेक्चर। आगे बात करते हैं। एज पार्ट ऑफ टेस्टिंग RBI ऑफिसर विल रिसीव, ये तो सबको पता होना चाहिए। एज पार्ट ऑफ टेस्टिंग RBI ऑफिसर विल रिसीव देयर अलाउंसेस इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? RBI ऑफिसर्स को कुछ रीएम्बर्समेंट अलाउंसेस एक नई करेंसी के फॉर्म में मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। सो इससे टेस्ट भी हो जाएगा इस करेंसी का। RBI ने नया इनिशिएटिव लिया था, ओके। सो बैकग्राउंड की अगर बात करें तो दिस वाज लॉन्च्ड द रिटेल डिजिटल रूपी पायलट इन 2022, पोजिशन द CBDC एज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ द फियाट करेंसी। फियाट करेंसी क्या होती है? जो हम यूज करते हैं, राइट, वो फियाट करेंसी होती है। 500 रुपी नोट, 50 रुपी नोट जो लीगल टेंडर होता है उसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं। CBDC उसी का ही एक डिजिटल वर्जन है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली ये सेफ है, एफिशिएंट है, और पुराने बैंकिंग चैनल इसका एक चैलेंज है, राइट, बिकॉज इट डज नॉट अक्रू इंटरेस्ट। ऑब्वियस ही बात है, करेंसी है तो वो इंटरेस्ट नहीं देगी। इसके बारे में हमने डिटेल्ड एक वीडियो भी बनाया था, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मार्केट शेयर कैप सेट बाय NPCI फॉर थर्ड पार्टी UPI ऐप प्रोवाइडर? एक थर्ड पार्टी UPI आपके पास मेजर मार्केट शेयर ना आ जाए, इसलिए क्या किया था? NPCI ने एक कैप सेट किया था। सो व्हाट वाज द कैप? वो कैप था 30% का, राइट, 30% का, ताकि कोई एक बड़ा प्लेयर फेल हो जाए, राइट, तो उससे मैसिव डिसरप्शन ना आ जाए, इसलिए कैप लगाना बहुत जरूरी था, ओके।
ये डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था टू द एंड ऑफ 2026, जो अभी फॉल कर रही थी डेडलाइन, वैसे अभी करना चाहिए था पर दिस वाज एक्सटेंडेड, तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, 2 साल का एक एक्सटेंशन मिल गया है। आपको बताना चाहूँगा कि 47.8% मार्केट शेयर फोन पे के पास है, राइट, और गूगल पे के पास 37% मार्केट शेयर है। तो इनको बाय द एंड ऑफ 2026 क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम ये 30% तक ही अपना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RRR रेट इंडिकेट अबाउट द रुपी इन नवंबर। सो आप ये ऑप्शंस देखो और मुझे डेफिनेटली बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये तो हमने 2-3 बार डिस्कस किया है रिसेंटली कि रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या इंडिकेट करता है अबाउट द रुपी इन नवंबर मंथ। ये दिसंबर के अंदर काफी एक लाइमलाइट टॉपिक था। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर होना चाहिए RRR क्या इंडिकेट करता है, सो इट इंडिकेट्स ओवर वैल्यूएशन एज कंपेयर टू मेजर करेंसीज। सो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या हुआ था, 108.14 पे आ गया था, राइट, 108.14 पे आ गया था इन नवंबर 2024। सो RRR अबाउ 100 सिग्निफाइज ओवर वैल्यूएशन। जब भी ये इंडिकेटर अबाउ 100 पहुंचता है, सो दिस सिग्निफाइज अ ओवर वैल्यूएशन। RRR होता क्या है आखिर, तो इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ कंट्रीज करेंसी इन रिलेशन टू एन इंडेक्स और बास्केट ऑफ अदर मेजर करेंसी। जो हमारी करेंसी है उसका रिलेशन देखा जाता है अदर करेंसीज से या फिर उनके इंडेक्स से। उससे पता चलता है कि हमारी करेंसी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो नवंबर के अंदर इसको ओवर वैल्यूड देखा गया था। 100 से ऊपर अगर ये चला जाता है, मोर देन 100 ओवर वैल्यूएशन का साइन होता है। डिस्पाइट ऑफ नॉमिनल डेप्रिसिएशन अगेंस्ट द USD, राइट, RRR overvaluation highlights the divergence between nominal effective exchange rate and RRR indices। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल ईयर फिस्कल डेफिसिट टारगेट डिड इंडिया अचीव इन द फर्स्ट 8 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। फिस्कल डेफिसिट का एक टारगेट बनाया गया था, पहले 8 महीने में हमने कितना अभी तक अचीव कर लिया है। सो 52.5% का यहाँ पे अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड सस्पेंड्स द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू इंडिया। ये भी हमने देखा था कि स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेचर का, राइट, नेशन का जो टाइटल था हमारे पास, वो स्टेटस था जो सस्पेंड कर दिया है, लीडिंग टू अ हायर 10% टैक्स ऑन डिविडेंड फॉर इंडियन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन स्विट्जरलैंड। तो जो इंडियन एंटिटीज हैं जो ऑपरेट कर रही है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे जो डिविडेंड बांटा जाता है उस पर टैक्स का 10% हो गया। अर्लियर ये 5% था, अभी जस्ट डबल हो चुका है 10% का, राइट। ये भी हमने डिस्कस किया था। सो DTAA क्या होता है, बेसिकली इट्स अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर मैं एक NRI हूँ, अर्न कर रहा हूँ इंडिया में या फिर दूसरी कंट्री में, दोनों जगह अर्न कर रहा हूँ, राइट, तो दोनों ही जगह एक ही इनकम पे टैक्स देने का कोई सेंस नहीं बनता। तो दो कंट्रीज का आपस में क्या होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन होते हैं, ताकि NRIs को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, डबल टैक्सेशन फेस ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट वाज कोलेटरल फ्री फार्म लोन सीलिंग टू बी हाइक टू 2 लाख रुपीज। तो कोलेटरल फ्री, बिना सिक्योरिटी फार्म लोन जो दिए जाते हैं उसकी सीलिंग को 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा, राइट। प्रीवियसली ये लिमिट 1 लाख थी 2010 में, फिर इसको हाइक करके 1.6 लाख किया गया था और अभी इसको 2 लाख कर रहे हैं। सो दैट्स एन अमेजिंग स्टेप। ओके, 1.6 से इसको 2 लाख पे बढ़ाया जा रहा है, कंसिडरिंग द राइजिंग एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सीलिंग भी बढ़नी चाहिए, राइट। इट एनकरेजेस द अपटेक ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड एंड अलाइंस इट विथ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में भी हमने पढ़ा था। इट्स अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन मिले एट रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट टू फार्मर्स, राइट। वैसे बेस रेट 7% थी, बट इसमें इंटरेस्ट रेट कितने पे मिल जाते थे, 4% पे, राइट। और अमाउंट ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे 3 लाख तक के क्रॉप लोन और अलाइड एक्टिविटीज के लिए लोन्स मिलते थे।
नेक्स्ट इज आरबीआई परमिट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर प्री सैंक्शनड क्रेडिट वाया यूपीआई। सो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूज हुआ था। स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑफर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ऑफर कर सकते हैं प्री सैंक्शनड क्रेडिट वाया यूपीआई एज वेल, ये भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं? बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं इन इंडिया में दैट ऑफर बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द स्मॉल बिजनेस यूनिट। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, राइट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाए गए हैं ताकि इनके अंदर भी प्रमोशन हो पाए, क्रेडिट फ्लो बराबर मेंटेन रहे। Next was another an amazing step by RBI that RBI introduces podcast facility for public communication. RBI has launched the podcast services to enhance the public communication and financial literacy. Right? तो यहाँ पे कंटेंट पे फोकस किया जाएगा, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के अपडेट्स आते हैं और अदर अपडेट्स आते हैं आरबीआई के थ्रू, वो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेंगे। इट्स अ पॉडकास्ट फैसिलिटी जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, राइट। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी टाइटन्स अहेड ऑफ टैक्स पेमेंट। तो दिसंबर मंथ में काफ़ी सारा इशू हुआ था लिक्विडिटी को लेके, राइट, क्योंकि एक तो अपकमिंग मिड मंथ जीएसटी का टैक्सेशन प्लस एडवांस टैक्स का पेमेंट्स गए थे, राइट, तो काफ़ी सारे आउटफ्लो हुए थे, लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा था। ओके, दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फंड्स एट आरबीआई वेरिएबल रेपो ऑक्शन। सो इससे क्या हो गया था, वीआरआर ऑक्शन के अंदर इंक्रीज हो गया था डिमांड के अंदर, और आरबीआई का इसमें क्या रिस्पॉन्स रहा था कि सीआरआर को कट करना पड़ेगा, जो 2 बार में कट हुआ था। जिनको नहीं पता वीआरआर ऑक्शन क्या होता है, वीआरआर ऑक्शन इज अ लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बैंक व्हेन दे फेस अ लिक्विडिटी क्रंच। तो अगर एक मैं बैंक हूँ एंड आई एम फेसिंग अ लिक्विडिटी क्रंच, देन आई कैन गो टू आरबीआई फॉर अ वीआरआर ऑक्शन, राइट। तो ये ऑक्शन जो होते हैं, दीज आर कंडक्टेड एट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, मींस दैट द बैंक बिड फॉर फंड्स बाय ऑफरिंग इंटरेस्ट रेट दे आर विलिंग टू पे। से फॉर एग्जांपल आई एम अ बैंक, राइट। तो वीआरआर ऑप्शन के अंदर क्या होता है, आरबीआई के पास अलग अलग बैंक आते हैं और वो अपना अपना बिड करते हैं कि मैं 4% देने को तैयार हूं, मैं 5% देने को तैयार हूं, मैं 6% देने को तैयार हूं, राइट। दैट्स हाउ ऑक्शन टेक्स प्लेस, जैसे ऑक्शन होते हैं। सो दैट्स वेरिएबल वीआरआर का कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो। नए आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए थे, राइट, 11 दिसंबर को। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग न्यूज़ है। सो मिस्टर संजय मल्होत्रा 26th गवर्नर हो गए हैं आरबीआई के, राइट। इन्होंने सक्सीड किया है मिस्टर शक्तिकांता दास को। अभी ये जो लीडरशिप चेंज हुआ है काफ़ी चैलेंजिंग टाइम पे हुआ है, क्योंकि ग्रोथ रेट स्लो डाउन है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था। आरबीआई इंक्रीजेस द यूपीआई लाइट वॉलेट एंड ट्रांजैक्शन लिमिट। तो आरबीआई ने क्या किया था, यूपीआई लाइट वॉलेट और ट्रांजैक्शन लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे, राइट। तो अगर वॉलेट लिमिट की बात करें तो पहले 2000 रुपये थी, अब वो कितनी हो चुकी है, 5000 हो चुकी है। और ट्रांजैक्शन लिमिट में भी इंक्रीज है फ्रॉम 500 टू 1000, राइट। Those who don't know about UPI Lite, it's a simplified version of UPI designed for small value transaction, जहाँ पे पिन डालने की नीड नहीं पड़ती। अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो पिन डालना पड़ता है, UPI Lite में नहीं डालना पड़ता है क्योंकि ट्रांजेक्शन अमाउंट ही छोटा है। नेक्स्ट, रिटेल इन्फ्लेशन मॉडरेट्स टू 5.5% इन नवंबर आफ्टर न्यू हाई इन अक्टूबर। तो रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन देखा गया है, ओके। यहाँ पे 5.5% पे इसको देखा गया और अक्टूबर में 6.2% था। तो हमारा अपर लिमिट जो था, क्या लिमिट था हमारा, 2 to 6% का, 2% लोअर लिमिट, 6% अपर लिमिट। अक्टूबर में ये ब्रीच हो चुका था, राइट, अक्टूबर में ये ब्रीच हो चुका था, पर नवंबर के अंदर वापस ये 5.5% पे मतलब रेंज के अंदर आया है, राइट। और बाकी सारे इन्फ्लेशन जैसे कि फूड इन्फ्लेशन, वेजिटेबल और दूसरे कैटेगरीज को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ओके। आई होप आपको सब याद आ रहा है जो जो हमने पढ़ा था, और नहीं याद आ रहा है इसीलिए, तो अगर कोई चीज़ें नहीं याद आ रही है तो डेफिनेटली हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि एट अ ग्लैंस आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे के सारे जो अभी तक वीडियोस कवर किए हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट इज
India's index of industrial production recorded a growth of 3.5% in October 2024. Okay, तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था राइट, उसके अंदर 3.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखी गई थी. पहले 3.1% की थी, अभी 3.5% की यहाँ पे देखी गई है राइट. ये भी हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, इसका एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए. नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन नवंबर 2004 इंडियाज ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच ईयर ऑन ईयर बेसिस. ओके, नवंबर 2024 के अंदर कितना परसेंटेज का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट आया था? करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए 8.5% का इंक्रीमेंट आया था ईयर ऑन ईयर बेसिस. ईयर ऑन ईयर मतलब नवंबर 23 के कंपैरिजन में नवंबर 24 में कितना परसेंट ग्रोथ आया था, तो ये पूरा साल का हो गया राइट. इंडियाज जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ स्लोज टू 8.5% इन नवंबर 2024. ओके, सो डोमेस्टिक और इंपोर्ट रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखा गया था राइट. और जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम. ये हम ऑलरेडी सीबीआईसी के बारे में बात कर चुके हैं. डायरेक्ट टैक्स का कौन सा बोर्ड होता है? सीबीडीटी होता है, इसका सीबीआईसी है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द की रीजन फॉर रिड्यूस्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू रीसेंट एजेंसी रिविजन राइट. की रीजन क्या रहा है रिड्यूस्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट का 2025 के अंदर अकॉर्डिंग टू रीसेंट एजेंसी रिविजन? क्या वो स्ट्रेंथेंड प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ है, या फिर वीक अर्बन डिमांड की वजह से हुआ है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या फिर हायर एक्सपेक्टेड Q2 जीडीपी डेटा, और इज इट इंक्रीज्ड हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स लाइक जीएसटी कलेक्शन? करेक्ट आंसर इसका है वीक अर्बन डिमांड एंड रिड्यूस्ड प्रॉफिट ग्रोथ इन की सेक्टर. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ SBI's हर घर लखपति इनिशिएटिव? To promote digital banking or to encourage systematic saving via recurring deposit, increase the home loan disbursement, या फिर attract international investor, या फिर launch new credit card? Please let me know in the comment section आपका क्या ओपिनियन है इस न्यूज़ को लेके. हर घर लखपति इनिशिएटिव जो SBI ने निकाला था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? Please let me know in the comment section. Then I'll be discussing the answer. क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था? सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहां पे था टू एनकरेज द सिस्टमैटिक सेविंग वाया आरडीज. आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है राइट. बार बार हर महीने आप एक सर्टेन अमाउंट को सेव करते हैं. सो एसबीआई ने यहां पे हर घर लखपति इनिशिएटिव निकाला था. ओके, सो द एम वॉज टू हेल्प डिपॉजिटर टू अक्यूमुलेट 1 लाख बाय प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक सेविंग वाया आरडीज. ठीक है, इससे एसबीआई ने अपना सीडी रेशो जो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, उसको इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव भी काम आएगा. बाय हाउ मच डिड इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व फॉल इन द वीक एंडिंग नवंबर 15? सो कितना डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया था? तो $17.76 बिलियन का डिक्लाइन यहाँ पे देखा गया था. What was the main reason for India's forex reserve declining in November? ऑयल इंपोर्ट की वजह से, या फिर आरबीआई इंटरवेंशन की वजह से, डिक्रीज एफडीआई, या फिर डिक्लाइन इन द रेमिटेंस और ग्लोबल सैंक्शन? इसका सही आंसर है आरबीआई का इंटरवेंशन हुआ था राइट. आरबीआई ने एक्टिवली डॉलर को सेल किया था टू मैनेज द रुपी वोलेटिलिटी अमिड स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर. इसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व के अंदर एक जबरदस्त डिक्लाइन देखने को मिला था राइट. ये डिक्लाइन सिमिलर था जो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी राइट. उसके अंदर भी एक तगड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था अप्रोक्सीमेटली 15.5 बिलियन का, और इस बार 17.76 बिलियन का देखने को मिला था. इसका रीजन क्या रहा था? क्योंकि आरबीआई ने एग्रेसिवली यहाँ पे क्या किया था? डॉलर्स को सेल करना चालू किया था, फॉरेक्स रिजर्व को बेचना चालू किया था. क्यों हुआ था? क्योंकि अगर रुपी गिर रहा है राइट, रुपी अगर गिर रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? जो इसकी अपोजिट करेंसी है, जैसे डॉलर है, डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा है, तो डॉलर को आप सेल करने लग जाओ. सेंट्रल बैंक अगर डॉलर को सेल करने लग जाएगा राइट, तो इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी.
डॉलर की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, जो आपका रुपी है वो इतना स्ट्रांगली डिप्रिशिएट होना फॉर द टाइम बीइंग कम हो जाएगा। ये एक आरबीआई का इंटरवेंशन होता है। What regulatory action RBI in 2023 contributed to decline in the credit to NBFC? RBI के कौन से रेगुलेटरी एक्शन की वजह से क्रेडिट जो हम NBFCs को देते हैं, बैंक्स जो NBFC को क्रेडिट देते हैं, उसमें डिक्लाइन आ गया था, राइट? ये आया था क्योंकि RBI ने 25% रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया था ऑन NBFC लोन। तो जो लोन NBFCs को जाते हैं उसमें 25% का रिस्क वेट इंक्रीज कर दिया था RBI ने। इससे क्या हुआ था, डेटा शार्पली डिक्लाइन हो गया था टू 6.4%, राइट? पहले NBFC की जो लोन NBFC को जो क्रेडिट देते थे, राइट, वो 18.3% से ग्रो करते थे, वो डिक्लाइन होके इट केम डाउन टू 6.4%, विच इज अ सिग्निफिकेंट शार्प डिक्लाइन। तो NBFCs ने भी क्या किया, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फंडिंग के ऑप्शंस यहाँ पे चालू कर दिए थे देखना, क्योंकि बैंक ने उसके रिस्क वेट बढ़ा दिए थे। What percentage of India's GDP is constituted by women-centric welfare scheme in financial year 2025? So women-centric welfare schemes का क्या परसेंटेज हो गया था इंडिया के GDP के कंपैरिजन में? So the correct answer here is 0.5%. ओके, गोल्डमैन सैक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था। What was the primary reason for scrapping windfall profit tax on crude oil? क्रूड ऑयल के अंदर इंडिया में विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया जाता है, राइट? उसको स्क्रैप कर दिया गया था, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिफोर आई डिस्कस दिस। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था? इसका प्राइमरी पर्पस था डिक्लाइन इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली। क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर एक शार्प डिक्लाइन आ गया था, प्राइस स्टेबलाइज हो चुकी थी, इस वजह से इंडिया ने भी विंडफॉल गेन्स को स्क्रैप कर दिया था। सो व्हेन वाज द विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल एंड फ्यूल एक्सपोर्ट फर्स्ट इम्पोज्ड इन इंडिया? कब ये आया था? सो यू हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर एज वेल कि कब ये आया था। ये आया था आपका जुलाई 2022 के अंदर, ओके, जुलाई 2022 के अंदर ये आया था। तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है? बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल टैक्स ऑन कंपनीज गेनिंग एक्सेसिव प्रॉफिट ड्यू टू सडन प्राइस स्पाइक। से फॉर एग्जांपल मैं एक ऑयल कंपनी हूं, राइट? अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गए, रशिया में और यूक्रेन में कुछ इशू हो गए, या फिर और भी दूसरी कंट्रीज में इशू हो गए, उस वजह से ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गई, और मेरे पास ऑलरेडी ऑयल का एक काफी बढ़िया स्टॉक पड़ा हुआ था, अच्छा खासा मेरे पास होल्डिंग था ऑयल का। अभी मेरा जो 100 रुपए का ऑयल था वो शूट होकर 250 रुपए का हो गया। तो ये जो 150 रुपये का एक्सेस गेन मैंने कमा लिया है, जो जनरली मुझे नहीं कमाना चाहिए था, राइट? ये जनरली मेरा नहीं था, पर जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये अर्निंग हो गई। इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसको हटा क्यों दिया था? क्योंकि प्राइस स्टेबलाइज हो गई थी, रेवेन्यू गिर गए थे विंडफॉल टैक्सेस से गवर्नमेंट के, राइट? इंडस्ट्री से भी काफी सारा ऑपोजिशन आया था कि भाई हमको गेन कमाने दो, हर चीज पे टैक्स लगा लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और जो उन कंपनीज में ऑयल कंपनीज के इन्वेस्टर थे उनने भी काफी सारे कंसर्न्स दिखाए थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट SORR इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI? क्या पर्पस था इसका? टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क, राइट? Which organization is tasked with developing and implementing the secured overnight rupee rate? Please let me know in the comment section. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये टास्क था इसको डेवलप करने का और इंप्लीमेंट करने का? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर हियर इज Financial Benchmark India Limited, right? So RBI has entrusted the Financial Benchmark India Limited with the development and implementation of SORR, right? So RBI ने इंट्रोड्यूस किया था सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट को, ओके, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ MuleHunter.ai टूल डेवलप बाय RBI? तो आप सभी को पता होगा ये MuleHunter.ai, जिसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया था क्लासेस के अंदर भी और यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी।
ये डेवलप किया था आरबीआई ने, तो इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या था? मेन फंक्शन वॉज टू आइडेंटिफाई द म्यूल अकाउंट इन्वॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग। तो म्यूल अकाउंट्स जो होते हैं जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनको फ्लैग करना, उनको डिटेक्ट करना, राइट। तो ये एक एआई टूल है जो आरबीआई ने डेवलप किया था। अच्छा, विच एंटिटी विद इन द आरबीआई डेवलप म्यूल हंटर डॉट एआई? ये एक बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन है। ये जो इनोवेशंस होते हैं ये सारे आरबीआई के अंदर, ऑब्वियस सी बात है आरबीआई इनोवेशन हब के अंदर होते हैं सारे। करेक्ट आंसर हियर इज आरबीआई इनोवेशन हब। ओके, ये भी न्यूज हमने डिस्कस करी थी। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज द करंट वेज सीलिंग फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन? अभी उसकी करंट वेज सीलिंग कितनी है, उसको हाइक करने का चल रहा है। सो करंट वेज सीलिंग हो रही है इसकी 15,000। ओके, अभी जो करंट सीलिंग है वो 15,000 है। अब प्रपोज्ड न्यू वेज सीलिंग क्या हो रही है ईपीएफओ द्वारा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसको रेज करके कितने तक लाने की बात चल रही है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिफोर आई डिस्कस। कितने पे पीएफ कंट्रीब्यूशन को रेज करके इंक्रीज करने की बात चल रही है? करेक्ट आंसर हियर इज 30,000, ऑप्शन सी। सो इसको डबल करने का प्लान चल रहा है, 15,000 से 30,000 पे लाने की बात चल रही है। ओके, व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग इंडिया जीडीपी? तो इंडिया का जो जीडीपी है, राइट, उसका बेस ईयर चेंज करने की बात चल रही है। सो द न्यू प्रपोज्ड ईयर इज फाइनेंशियल ईयर 2023, ताकि बेटर करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का पता चल जाए। आफ्टर कोविड, आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दैट हैपेंड इन द इकोनॉमी, राइट। तो पुराना बेस ईयर लेके कोई फायदा नहीं है, जितना आप पास का लोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि काफी सारे स्ट्रैटेजिक और स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ इंडिया में, राइट। तो इसको 2012 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 पे लाने की बात चल रही है, ताकि जो नंबर्स आए वो रिसेंटली चेंजेस जो हुए हैं इकोनॉमी के अंदर उससे कॉम्प्लीमेंट कर पाए और स्ट्रीमलाइन हो पाए। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ एन FCNRB अकाउंट? इज इट टू अर्न हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द डोमेस्टिक अकाउंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन, या फिर इजी लोन एलिजिबिलिटी और रिड्यूस्ड टैक्स लायबिलिटी, या फिर ऑटोमेटिक रिन्यूएबल ऑप्शन? करेक्ट आंसर इसका होता है FCNRB अकाउंट का प्राइमरी बेनिफिट ये होता है कि आपका जो करेंसी में फ्लक्चुएशन है वो यहाँ पे इशू क्रिएट नहीं करता है। आप अपने फॉरेन करेंसी के अंदर ही FCNR अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। आपको पता होगा आरबीआई ने हाइक किया था FCNR डिपॉजिट रेट में, राइट। फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट के डिपॉजिट रेट में हाइक किया था ताकि ज्यादा कैश फ्लोज आ पाए। ओके, हमने इस बारे में भी डिस्कस किया था। FCNR अकाउंट होता क्या है? बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है जो कि नॉन रेसिडेंट, मान लो मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं, मैं बाहर रहता हूं, राइट, मैं इंडिया का रेसिडेंट नहीं हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मैं एक FD करवा सकता हूं FCNR अकाउंट में, राइट, जिसका टेन्योर होगा एनीवेयर अराउंड 1 to 5 years। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जो डॉलर है, राइट, पाउंड है, कनेडियन डॉलर है, यूरो है, जापानीज येन है, US डॉलर है, उसको मैं डायरेक्टली उसी में ही FD करवा सकता हूं। इसका मतलब मुझे उसको रुपये में कन्वर्ट करवाने की नीड नहीं रहेगी, सीधा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करवा सकता हूं। ओके, विच कंट्री कॉन्ट्रीब्यूटेड द हाइएस्ट क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लोज इनटू इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024? किस कंट्री से सबसे ज्यादा FDI इनफ्लोज आए थे? तो वो आए थे मॉरिशियस से 177.8 बिलियन डॉलर के, राइट, जो कि हाईएस्ट FDI इनफ्लोज थे जो अभी अभी इंडिया के अंदर आए थे सितंबर 24 के अंदर, जो लास्ट रिपोर्टेड डेटा अवेलेबल है, राइट। तो मेजर कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट वन वाज मॉरिशियस, सेकंड वाज सिंगापुर एंड थर्ड वन वाज US, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, What was the repo rate decided during the December 2024 monetary policy meeting? So repo rate को stable ही रखा गया था, कट नहीं किया गया था, so it was 6.5%, right? What is the expected liquidity injection from the CRR cut announced in the meeting? So liquidity injection कितना दिया था RBI ने? CRR को कट किया गया था, राइट, 2 बार में। सो कितना उससे लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट आने वाला था, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में बिफोर आई डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट।
करेक्ट आंसर हियर इज कितना लिक्विडिटी इंजेक्शन आया था इस वजह से इंजेक्ट किया गया था 1.16 ट्रिलियन, राइट। पर ये एक टेम्पररी मेजर ही था। रेपो रेट को कांस्टेंट रखा था और सीआरआर को 4.5 से 4% पे कर दिया गया था, वो भी 2 बार में 0.25 करके। ओके, रेपो रेट क्या होती है? वो एक रेट होती है जिसपे आरबीआई लेंड करता है मनी कमर्शियल बैंक को। तो अगर आरबीआई बैंक को पैसा लेंड कर रहा है, राइट, तो वो रेपो रेट पे करता है। इसको रेपो रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी दी जाती है बैंक के द्वारा। तो बैंक अगर एक सिक्योरिटी दे रहा है आरबीआई को, तो वो साइमल्टेनियसली एक रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन करता है कि मैं सिक्योरिटी वापस खरीद लूंगा जब मैं आपको लोन चुकाऊंगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रीपर्चेज रेट बोलते हैं। सीआरआर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक वो परसेंटेज होता है तो बैंक आरबीआई के पास रखता है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, राइट। इकोनॉमिस्ट ने ये भी बोला था कि सीआरआर कट करने से बहुत ज्यादा कुछ परमानेंट चीज नहीं होने वाली, एक टेम्पररी रिलीफ आएगा और भी गवर्नमेंट को चीजें करनी पड़ेगी, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप या फिर लॉन्ग टर्म वीआरआर, वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन, राइट। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रेज्ड बाय एनएचएआई थ्रू DMEDL ग्रीन बॉन्ड्स? तो एनएचएआई ने ग्रीन बॉन्ड्स से कितना यहाँ पे अमाउंट रेज किया था? तो दैट वाज 775 करोड़। ओके, अच्छा, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द बॉन्ड्स विच आर इशूड टू रेज फंड्स फॉर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ग्रीन बॉन्ड्स का यूज़ किया जाता है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बीमा सखी योजना लॉन्च्ड बाय एलआईसी? एलआईसी ने एक बहुत ही अच्छी योजना निकाली थी, बीमा सखी योजना। इसका प्राइमरी गोल क्या था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्राइमरी गोल इस योजना का क्या था? एलआईसी ने जो निकाली थी बीमा सखी योजना, इसका प्राइमरी गोल ये था कि एम्पावर करा जाए विमेन को थ्रू एम्प्लॉयमेंट। यहां पे क्या किया गया था? मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी, राइट, एलआईसी ने निकाली थी। विमेन जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए एज इंश्योरेंस एजेंट। तो जो 18 से 70 ईयर्स की विमेन है, जो 10th पास्ड है, उनको इंश्योरेंस एजेंट बनाया जाए। इससे क्या होगा? इंश्योरेंस बिजनेस भी प्रमोट होगा फॉर एलआईसी और उनके लिए भी एक कमीशन स्ट्रक्चर आएगा, प्लस उसमें स्टाइपेंड भी रखा गया था और कमीशंस तो उनको डेफिनेटली बिजनेस लाने पे मिलेंगे ही। What is the purpose of 500 million loan approved by the ADB for India? ADB is Asian Development Bank, right? उसका प्राइमरी पर्पस क्या था? टू डेवलप द क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका प्राइमरी पर्पस था, राइट। सो ADB अप्रूव्स 500 मिलियन फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये भी हमने डिस्कस किया था। What is the total gold reserve held by India after October 2024 परचेस? तो टोटल गोल्ड रिजर्व कितने हो गए थे? 882 टन्स हो गए थे, राइट। आफ्टर अक्टूबर की बात कर रहा हूं, राइट। देन वीकर रुपी बेनिफिशियल फॉर शॉर्ट टर्म बट स्ट्रॉन्गर रुपी क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या रहता है इसका? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है, राइट। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका ये रहता है कि इंपोर्ट कॉस्ट से रिडक्शन होता है, ऑब्वियसली। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। RWR हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट न्यूज आती है फार्मर बोरोइंग मोर फ्रॉम बैंक एंड आर क्रेडिट वर्दी टू। तो फार्मर बोरोइंग्स बढ़ गई हैं पर क्रेडिट वर्दी भी है, एनपीएस उसके अंदर नहीं हो रहे हैं। सो वी कैन सी अ ग्रोथ ऑफ 38.1 मिलियन 2020 से अभी तक मार्च 2024 के अंदर, राइट, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट स्ट्रेस में टेल ऑन लेंडर फाइल ऑन एनपीए एंड एरोड बफर। ओके, तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, हमने खैर उसको डिटेल में कवर भी किया था, वो वीडियो भी देख सकते हैं। की हाइलाइट्स उसके ये थे कि जो जीएनपीए था, ग्रॉस एनपीए, राइट, उसको रेशो में इंक्रीज फ्रॉम 2.6% टू 3%, ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। इन सीवियर स्ट्रेस सिनेरियो इट कैन रीच टू 5.3% एज वेल। कैपिटल एडुकेसी की बात करें तो डिस्पाइट ऑफ द पोटेंशियल स्ट्रेस बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन कैपिटल लेवल अबाउ द रेगुलेटरी मिनिमम। रेगुलेटरी मिनिमम कितना है? 9% है और बैंक ने उसको मेंटेन भी किया था। अनसिक्योर्ड रिटेल लेंडिंग पर थोड़ा सा कंसर्न बताया गया था, जो पर्सनल लोन्स है और क्रेडिट कार्ड डेट है
वो भी पर्टिकुलरली यंग बोरोअर्स के अंदर उसके अंदर काफ़ी इंक्रीज दिख रहा है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में, राइट? क्योंकि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ग्रोथ जनरली आर काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर, राइट? इनसे कोई ऐसा ग्रोथ नहीं हो रहा, प्लस ये अनसिक्योर्ड भी है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.5%, फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्शन 6.5%, आरबीआई का प्रोजेक्शन 6.6%। ओके, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। बैंक्स मोस्टली अनहार्म्ड इन द लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट, तो लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट किया था, उसके अंदर बैंक्स के अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इशू नहीं मिला था। बैंक का जो लिक्विडिटी एलसीआर एवरेज आ रहा था सबका, तो वो आ रहा था 128.5%, हालांकि पहले ये 135% था, स्टिल इट इज़ गुड ओनली, राइट? तो पहले सिनेरियो के अंदर फैक्टर्स लाइक जियोपॉलिटिकल रिस्क और मार्केट वोलेटिलिटी कंसिडर किए जाते थे, राइट? तो वहाँ पे 120 का देखा गया था, और सेकेंड सिनेरियो के अंदर 114 का देखा गया था। ओके, बैंक परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रेस टेस्ट 1 जो हुआ था, सिनेरियो 1, उसके अंदर 46 बैंक इंक्लूडेड थे जिन्होंने 100 से ऊपर मेंटेन किया गया था अपना एलसीआर। 100 से ऊपर एक अच्छा एलसीआर माना जाता है। स्ट्रेस टेस्ट सिनेरियो 2 के अंदर 2 बैंकों का 100 से थ्रेशोल्ड कम था, राइट? ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। एलसीआर क्या होता है? बेसिकली इट्स लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, इट टेल्स बैंक्स एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड। एलसीआर 100 से ऊपर होना चाहिए, राइट? और इसको निकाला कैसे जाता है? बाय डिवाइडिंग द बैंक्स हाई क्वालिटी लिक्विड असेट बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो, जो अगले 30 दिन के अंदर होने वाला है। ये इसका फॉर्मूला रहता है। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द डिसम्बर कंपाइलेशन वीडियो। सारे दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस करे थे और उनके एमसीक्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।